जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है, अब इसमें हमको चीजों को समझने की जरूरत है और समझने के साथ साथ कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि हमको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि सन हो गए, संशोधन हो गए। अब बात आ जाती है उद्देश्य, तो उद्देश्य तो समझा जा सकता है, ठीक है। और आपके जो अनुच्छेद हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको समझा जा सकता है, कुछ ऐसे हैं जिनको याद किया जा सकता है। लेकिन भाई करना तो पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन हमको चाहिए और सिलेक्शन बिना पढ़ने से नहीं होता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि संविधान को जब हमने शुरू किया था, संविधान की शुरुआत की थी, तो हम लोगों के पास क्या संविधान था? नहीं था। हम लोग गुलाम थे, किसके? अंग्रेजों के। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पहले जब नहीं हुआ था तो हम लोग उनसे मांग कर रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, औपचारिक रूप से, लेकिन अंग्रेजों ने हमारी एक ना सुनी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुए। उसके बाद वो हम लोगों के लिए प्रस्ताव लाने लग गए, प्रस्ताव लाने लग गए। फिर एक प्रस्ताव आया था, एक मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। फिर ऐसे करके हमारा संविधान बनने लग गया। हमने सबसे पहले भाग में पढ़ा था संघ एवं उसका राज्य, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक थे। मैं आपको इतना पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 35 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। तो चीजों को समझने के साथ साथ थोड़ा बहुत याद भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि सनों को समझा जाए, भाई सन तो याद ही की जा सकती है, ठीक है। तो देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इंग्लिश में बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्टकट में डीपीएसपी, डीपीएसपी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है? डीपीएसपी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देख लीजिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। स्रोत में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब बात आती है उद्देश्य की, कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लाने का जो उद्देश्य था वो क्या था? वो ये उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जहां पर व्यक्तियों का कल्याण हो, ठीक है, इंसानों का कल्याण हो। ऐसे राज्य की स्थापना करना जो जहां पर जो इंसान रह रहे हैं उनका कल्याण हो, ठीक है, समझ गए ना। अब नोट पॉइंट में देख लीजिए, डीपीएसपी, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लंघन होता है तो हम, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, हाई कोर्ट पहुंच जाए, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। अगर इनमें उल्लंघन हो रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लंघन हो रहा है किसी भी चीज को लेकर, तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसी वजह से पॉइंट में बता दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। लेकिन मौलिक अधिकार आपके ऐसे हैं, फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि हमने अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़े हैं। अगर हमसे कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम किसका दरवाजा खटखटा सकते हैं? हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम ना तो हाई कोर्ट जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते, और ना ही जो छोटे से छोटे कोर्ट है आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, उनमें भी नहीं जा सकते, ठीक है, समझ गए ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है,
वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है, कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक, अब आप देख लीजिए दूसरा पॉइंट है ये अपरिवर्तनीय है, ठीक है, इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। अब जैसे कि ये राज्य के ऊपर होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो संचालन करता है वो कौन करता है? राज्य। अगर यही आपके केंद्र से संबंधित होते तो हम कहाँ चले जाते? हम न्यायालय चले जाते, है ना, समझ गए ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम न्यायालय नहीं जा सकते। अब पेपर में कुछ कथन ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन कथनों को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक कथन तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है केटी शाह का। केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या बोला? सुन लीजिए, केटी शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बोला कि ये ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, ठीक। बस आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो आप बोल दोगे केटी शाह का है। जी ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को क्या कहा? संविधान की आत्मा। जी ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बोला था, ठीक है। और चेक के बारे में किसने बोला था? केटी शाह ने, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बोला। किसने कहा था भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आप बोलोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था। 3 कथन आपको याद रखने हैं, 3 स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। केटी शाह का, जी ऑस्टिन का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अब आप पढ़ लीजिए अनुच्छेदों के बारे में। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हम पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आपने तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में भी कराई है। हाँ भाई, अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा है, ठीक है, समझ गए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि राज्य की परिभाषा आपके मौलिक अधिकार में भी है और राज्य की परिभाषा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। अब आप देख लीजिए अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 तो वही कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम न्यायालय नहीं जा सकते। अगर इनका उल्लंघन होता है तो ये न्यायालय जाने योग्य नहीं है। वाद बोले तो केस, ठीक है, वाद बोले तो केस, इनमें कोई भी केस नहीं किया जा सकता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, लेकिन जो हमने मौलिक अधिकार पढ़े थे वहां पर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो, ठीक है। अब आप देख लीजिए अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे, ठीक है। अनुच्छेद 38 की कंडीशन ये है कि राज्य की जो ड्यूटी है, राज्य का जो कर्तव्य है वो ये डिसाइड करे सबके लिए एक समान कानून लेके आए, सबको न्याय दे कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। ये अनुच्छेद 38 कहता है। और अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? समान न्याय, सभी को समान न्याय मिले एवं निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोर्ट में केस चलता है, ठीक है, कोर्ट में केस चलता है। अब जैसे किसी के पास वकील नहीं है, किसी के पास वकील नहीं है तो सरकारी वकील उसको दिया जाएगा, ठीक है, एकदम निशुल्क, फ्री में, ठीक है। कुछ लोग अपना प्राइवेट वकील कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये बोला गया है समान न्याय मिलेगा सबको और सभी को फ्री में निशुल्क सहायता दी जाएगी, ठीक है।
अनुच्छेद 39 का घ, इसको 39 का डी भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, पुरुषों को ज्यादा पैसे दे दिए, स्त्रियों को ज्यादा पैसे दे दिए, नहीं। वैसे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में जाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो अनुच्छेद 39 का घ बोल देता है वो यही बोल देता है कि स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, होता नहीं है ऐसा आज की कंडीशन में। आप खुद ही देख रहे होंगे, खुद ही जान रहे होंगे। अगर ये न्यायालय में जाने योग्य होते तो ये सब कुछ अच्छे तरीके से होता, ठीक है। अनुच्छेद 40 देख लीजिए, इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 40 में है। और ये किस सिद्धांत पर इसका गठन हुआ था? ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अनुच्छेद 41 की कंडीशन क्या है? कुछ दशाओं में शिक्षा, कुछ ऐसी दिशा जहां पर शिक्षा एवं काम पाने का अधिकार है। जैसे कि समझ लीजिए, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकेंगे। अब जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। भाई पढ़े लिखों को नौकरी अच्छी मिल जाएगी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको तो मजदूरी करनी ही है ना, समझ गए ना। तो ये कंडीशन अनुच्छेद 41 में बताई गई है कि कुछ दिशाओं में अगर आपके पास शिक्षा अच्छी है तो आपको काम पाने का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है साथियों। अब आप अनुच्छेद 42 देख लीजिए। अनुच्छेद 42 कह रहा है कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानने से पहले आपको थोड़ा सा इसको देखना होगा। स्त्रियों को प्रसूति सहायता, प्रसूति का मतलब होता है कि अगर कोई भी स्त्री प्रेग्नेंट है, कोई भी स्त्री गर्भवती है, अब वो भाई जैसे मजदूरी कर रही है या किसी भी बिजनेस में काम कर रही है, ठीक है, तो राज्य का ये कर्तव्य बनता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 42 के तहत, कि ऐसी स्त्रियों के लिए अर्जेंटली, जैसे कोई प्रेग्नेंट है तो तुरंत उसे अस्पताल जाना है, तो एक एम्बुलेंस वहां पर हो और बात कर लेते हैं कि काम उनसे ज्यादा काम ना कराया जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन बोली गई है अनुच्छेद 42 में प्रसूति महिलाओं को लेकर। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 43 को लेकर। राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि एवं उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी दिलाए या उनको उचित मजदूरी मिल सके। राज्य का ये कर्तव्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति कृषि और उद्योग में लगा है तो कम से कम वो इतना तो कमा लें कि वो अपना पेट भर सके। अनुच्छेद 43 यही कहता है। अनुच्छेद 43 का क क्या कहता है? कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए, ठीक है। बात आ जाती है कि कृषि एवं उद्योग की निर्वाह मजदूरी की, तो अनुच्छेद 43 है। औद्योगिक संस्थानों की बात आ जाए तो अनुच्छेद 43 का क है, ठीक है। अनुच्छेद 43 का ख क्या कहता है? राज्य सहकारी समिति का गठन करे, ठीक। अनुच्छेद 44 देख लीजिए, समान नागरिक संहिता। इसका मतलब ये है कि सभी नागरिक एक जैसे हैं, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, ठीक है। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये आपका बना गोवा, ठीक है। समझ गए? समझ आ रहे हैं आपको अनुच्छेद? अब आप अनुच्छेद 45 देख लीजिए। अनुच्छेद 45 कह रहा है 6 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है, 6 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का अधिकार कौन दिलाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45, ठीक है। अनुच्छेद 46 की कंडीशन, अनुसूचित जाति SC, शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति ST
के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान करेगा अनुच्छेद 46। ठीक है, समझ गए ना। एससी और एसटी के आर्थिक और शैक्षणिक प्रावधान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 46 है। अनुच्छेद 47 को देख लीजिए, नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध। कुछ राज्यों में है, लेकिन फिर भी चोरी चोरी चुपके चुपके तो सारे काम होते हैं। ठीक है, ड्रग्स पे प्रतिबंध है, लेकिन होता है भाई, ड्रग्स का काम होता है। और नशीली दवाइयां, उन पर भी प्रतिबंध है, लेकिन होता है ना, अब क्या किया जा सकता है। ठीक, समझ गए ना। और जैसे कि बिहार में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली में एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री। तो कुछ राज्य इनको अपना रहे हैं और कुछ नहीं अपना रहे। ठीक है, समझ गए ना। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा। ठीक है, यहाँ पर कृषि से संबंधित जो भी कार्य है उसकी सुरक्षा की जाएगी, पशुओं की सुरक्षा की जाएगी। अब पशुओं की सुरक्षा कहाँ की जा रही है ना। पशुओं में आपको भी पता है कितनी काटपीट चल रही है, लेकिन गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध है, इस पर प्रतिबंध है, कानून भी है। तो इसके तहत सजा वजा आपको मिल जाएगी, तो ये काम नहीं करना है। ठीक है, दुधारू पशुओं की हत्या नहीं करनी, बछड़ा गाय इनकी हत्या नहीं करनी है। ठीक है, अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा का प्रावधान है। अब आप देखोगे कि अनुच्छेद 48 का जो ए है, अनुच्छेद 48 का क क्या कहता है? तो देख लीजिए, प्राकृतिक संरक्षण से संबंधित है। इसमें आपकी वन एवं वन्य जीवों की रक्षा की जाती है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 के क में। अनुच्छेद 48 का क किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 48 का क जोड़ा गया। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 कह रहा है राष्ट्रीय स्मारक एवं धरोहरों का संरक्षण। जैसे ताजमहल है, तो राज्य तो उसकी सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो इनको हम राष्ट्रीय स्मारक बोलते हैं। धरोहर हो गई, उनकी भी सुरक्षा राज्य ही करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 50 बोल रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 50 कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग हैं। ठीक, अनुच्छेद 51 देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का काम अनुच्छेद 51 करेगा। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी पूरे करा दिए हैं। अब मैं आपको कराऊंगी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, भाग 4 के क में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य का जो अनुच्छेद है वो है 51 का क। ठीक है, समझ गए ना। मौलिक कर्तव्य आपके मूल संविधान में नहीं थे, किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़े गए थे, सॉरी 76 के द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये पहले संविधान में नहीं थे। ठीक है, पहले ये संविधान में नहीं थे, हमने इनको जोड़ दिया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब देखो कौन सी समिति के आधार पर इसको जोड़ा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था। ठीक है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा था। अब देख लीजिए, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह हैं। ठीक है, अब परिवर्तनीय हैं। अगर हम मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं तो न्यायालय में ये लागू नहीं है, हम न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, समझ गए ना। और ये कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ,
जिसको बोलते हैं आज प्रेजेंट में रूल्स। ठीक है, अब देखो मौलिक कर्तव्य में वैसे क्या क्या बोला गया है कि हमको ये खुद मानना चाहिए, है ना, कि संविधान का हम लोग पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। ठीक है, अब जैसे राष्ट्रगान कहीं बज रहा है, अगर वो मेरी श्रद्धा है, अगर मैं चाहूं तो मैं तुरंत वहां ऐसे खड़ी हो जाऊं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि राष्ट्रगान बजता है वो सीधे चले जाते हैं। ठीक है, अब तो आप समझ गए अच्छे तरीके से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें 11 कंडीशन दी गई हैं, तो उनको हम देख लेते हैं कि हमें अपनी श्रद्धा से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं वाली कंडीशन तो खैर नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। जैसे कि जो भी जिन्होंने भी हमको आजादी दिलाई है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको अपने हृदय में सम्मानित रूप से रखें, ऐसा नहीं कि उनको भूल जाएं। ठीक है, अब अगला देखो, देश की अखंडता, एकता एवं संप्रभुता की रक्षा करें। देश में एकता बनाए रखें, ऐसा नहीं कि तू अलग है मैं अलग हूँ, तुम अलग हो मैं अलग हूँ, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगला है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें। देश की तो रक्षा करनी ही है। अब जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट कहीं होने वाला है, आपको पता है, आप उसको नहीं बता रहे तो ये गलत है ना। आपको बताना चाहिए, किसको? सरकार को बताना चाहिए कि हाँ ये गलत कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखो, भाईचारे की भावना का विकास करें और ऐसी प्रथाओं को त्यागें जो महिलाओं के विरुद्ध हैं। ठीक है, जैसे सती प्रथा पहले थी, पति मर जाता था तो औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं होता था। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत हुआ। ऐसे ही आज अगर कोई ऐसी प्रथा चल रही है तो उसको बिल्कुल भी महिलाएं नहीं माने। ठीक है, समझ गए ना, भाईचारे की भावना बनाए रखनी है। ठीक, अगला देखो, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और बनाए रखें। जो भी अपनी संस्कृति है, जो भी हमारा कल्चर है, हमारे धर्म में जो भी है, उसको बनाए रखना भी तो हमारे हाथ में है ना। समझ गए ना, देख लो। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, जिसमें वन्य जीव, झील, नदियां इत्यादि आते हैं, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वही वन्य जीवों की रक्षा करें, यही बोला गया है। ठीक है, समझ गए ना। अब आप 8वां नंबर देख लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, मतलब कि जो भी करना है वो हम ही को करना है भाई, क्योंकि मौलिक कर्तव्य हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हमको ये करना चाहिए। ठीक है, अब आप 9वां पॉइंट देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। ठीक है, और हिंसा से दूर रहें। 10वां पॉइंट कह रहा है लगातार उत्कर्ष की ओर बढ़ना है, जिससे राष्ट्र निरंतर तरक्की करे। ठीक है, चीजें तो समझ आ रही हैं, भाषा ही इतनी सिंपल लिखी गई है। अब 11वां जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की देखभाल व शिक्षा का जो कर्तव्य है वो किनका है? उनकी माता पिता का है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत ये आर्टिकल जोड़ा गया, कौन सा? 21 का ए। ठीक है, और अब बात आ जाती है कि ये किस उपबंध में बोला गया है। 6 से 14 तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा और देखभाल की जो पूरी रणनीति है वो किनके हाथों में है? बच्चों के माँ बाप के हाथों में है, उनके अभिभावक के हाथ में है। ठीक है, समझ गए। ये अनुच्छेद 51 का 11 के उपबंध में लिखा हुआ है
ये उपबंध 11 है, ये उपबंध 10 है। ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई अच्छे तरीके से। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि बताइए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो आप कहोगे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, और अब हमको जो भी आर्टिकल हैं वही आर्टिकल पढ़ने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है, आपको यहाँ तक अनुच्छेद बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।